दोस्तों नमस्कार। पीसीएस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बिहार का जो प्राचीन इतिहास है उसका पार्ट 1 देखा था और हमने वहाँ पर देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आपका जो महाजनपद काल है वहाँ तक देखा था। आप सबने देखा होगा कि जो महाजनपद जो काल थी, जो 16 जो महाजनपद काल थे, तो उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो अपना मगध साम्राज्य था। इसका उत्कर्ष आप लोग देखा होगा कि पटना, नालंदा, गया के आसपास में था। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि जो मगध का उत्कर्ष था और इसके राजवंश के बारे में। तो आइए देखते हैं। मगध की स्थापना जो है बृहद्रथ द्वारा किया गया था और बृहद्रथ का जो पुत्र था वो जरासंध था। इस वंश का सबसे जो है प्रसिद्ध शासक था। किस वंश का? तो जो बृहद्रथ का जो पुत्र था, मगध का जो स्थापना किया गया था फिलहाल का। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। जो जरासंध था उसका वध किसने किया था? तो भीम ने किया था। किस युद्ध में किया था? तो द्वंद्व युद्ध में किया था और इसका वर्णन आपको महाभारत में मिलता है। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? तो वो राजगृह, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। जो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह थी। उसके बाद आपका उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज और वन एवं संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न था। जो अपना ये जो मगध साम्राज्य था वो किस लिए बहुत ज़्यादा संपन्न था? क्योंकि यहाँ पर आपका उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता थी, खनिज और वो जो वन संसाधन थी उसके भी एक तरीके से उपलब्धता बहुत अधिक थी, जिसके कारण ये बहुत संपन्न था। और जिस देश का, जिस साम्राज्य का अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एक तरीके से वो शक्तिशाली राज्य कहलाएगा। और बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंजय था। ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है आपसे कि बृहद्रथ जो वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंजय था। आइए अब देखते हैं दूसरा वंश। जो मगध साम्राज्य का जो दूसरा वंश था ये आपका हर्यक वंश है। तो हर्यक वंश, इस वंश की जो स्थापना थी, यह वंश पहले कहाँ से कहाँ तक है? तो यह वंश 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक है, हर्यक वंश। और इस वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसने किया था बिंबिसार ने किया था। 544 ईसा पूर्व में किया था। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो बिंबिसार है, जो हर्यक वंश का जो संस्थापक था, उनको एक तरीके से जो मगध का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार था वो प्रश्रय दिया था। मतलब कि बिंबिसार जो है आपका युद्ध के द्वारा, आपका शादी के द्वारा, विवाह के द्वारा, तो इन सब के द्वारा क्या थे, वो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके से कोशिश करते थे। इसी के कारण इनको क्या कहा जाता था कि ये एक तरीके से जो आपका जो मगध का जो वास्तविक संस्थापक है, इसलिए इनको माना जाता था। तो इसमें उन्होंने क्या था, एक तो इनका था विवाह नीति। उसके बाद इन जो मतलब इस तरीके से विवाह नीति के दौरान इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया था। उसकी पहली जो पत्नी थी वो कौशल देवी थी, जो कि कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। मतलब जो बिंबिसार है, तो बिंबिसार को कौशल देवी से जब वो शादी की थी तो इनको काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो काशी है इसका भी मगध में विलय हो गया। तो मतलब मगध काशी तक फैल गया था बिंबिसार के आने के बाद। अब है कि उसकी दूसरी पत्नी जो थी वो चेल्हन्ना थी और चेल्हन्ना लिच्छवी राजा के चेटक की पुत्री थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिच्छवी था, ये लिच्छवी गणराज्य भी आपका मगध में मिल गया था। किसके? इसकी दूसरी शादी के कारण। फिर उसकी तीसरी जो पत्नी थी, किसकी? आपका जो बिंबिसार है उनकी, जो उनकी तीसरी पत्नी थी वो कौन थी? क्षेमा। और क्षेमा कहाँ की थी? वो मद्र की राजकुमारी, मतलब पंजाब का मद्र एक जगह है, वहाँ की वो राजकुमारी। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब तक भी मगध का फैलाव हो गया था। ये दोस्तों आपको मेंस जो आंसर राइटिंग होता है, आपको आंसर राइटिंग में ये चीज़ें मतलब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मैप के द्वारा, कि मतलब जैसे कि अभी पंजाब हो गया, आपका लिच्छवी हो गया, आपका काशी हो गया, कैसे कैसे बिंबिसार के समय जो मगध साम्राज्य जो ग्रो कर रहा था, जो अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, उसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर है कि बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। मतलब कि जो आपका जो बिंबिसार जो है, ये चंड प्रद्योत के साथ क्या किया, उन्होंने मैत्री संबंध मतलब मित्रता पूर्वक संबंध बनाया था। इससे जो आपका जो हमारा जो मगध साम्राज्य है वो अवंती तक भी फैल चुका था। फिर आपका है कि बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इनका जो राजवैद्य था जीवक, जीवक किसका राजवैद्य था? तो ये बिंबिसार का था। ऐसे क्वेश्चन आपसे वनडे एग्जाम हो गया, आपका बिहार पीसीएस हो गया, ऐसे एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
फिर है कि बिंबिसार की जो हत्या है 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा की गई थी। तो बिंबिसार की जो हत्या है वो आपका 492 ईस्वी में कर दी गई थी आपके उसके जो पुत्र था अजातशत्रु के द्वारा। अब है कि उसके बाद जो है आपका जो हर्यक वंश का जो अगला शासक बना था वो बना था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का जो काल है वो 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व है। तो बिंबिसार के बाद क्या है कि हर्यक वंश का शासक कौन बना था, तो अजातशत्रु बना था। इसका वास्तविक नाम क्या था, कुणिक था। इसका वास्तविक नाम कुणिक। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कुणिक है उसका वो किसका वास्तविक नाम है। तो आप लोग को अब यहाँ से जान जाना चाहिए कि अजातशत्रु का नाम क्या है, कुणिक है। उसके बाद है कि बिंबिसार और कौशल देवी की मृत्यु के बाद जो कौशल का जो राजा था प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिसके कारण प्रसेनजीत का जो संघर्ष है वो आपका अजातशत्रु से हुआ था। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया है। मतलब ये है कि जो बिंबिसार है, जो बिंबिसार ने क्या किया था, कौशल देवी से शादी करने के बाद उनको जो काशी एक तरीके से दहेज के रूप में मिला था। लेकिन जब अजातशत्रु ने जो बिंबिसार की जो हत्या कर दी थी तो क्या हुआ कि जो प्रसेनजीत थे जो काशी के राजा थे, तो वो क्या किए कि उन्होंने तरीके से अजातशत्रु से अपना जो राज्य था वापस ले लिया था। लेकिन बाद में पुनः जो अजातशत्रु थे उन्होंने पुनः युद्ध करके प्रसेनजीत से युद्ध करके आपका वो जो काशी है उस पर दोबारा अधिकार कर लिया था। आप लोग प्रसेनजीत के बारे में एक तथ्य जरूर जानते होंगे कि गौतम बुद्ध इनके पास में गए थे। अब आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर है कि जो अजातशत्रु जो है वो क्या किया, उसने भी क्या किया कि जो प्रसेनजीत की जो पुत्री थी वाजिरा से शादी कर लिया। इससे भी जो मगध साम्राज्य आगे बढ़ा। मतलब कि उनकी जो बहन थी जो कौशल जो देवी थी वो बिंबिसार से शादी की थी। उसके बाद जो बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, उन्होंने किससे विवाह किया था, तो प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से शादी किया था। उसके बाद है आपका कि अजातशत्रु ने वज्जी संघ और मल्लों को पराजित किया था। मतलब जो वज्जी संघ था उसको भी अजातशत्रु ने पराजित किया। इसका मतलब ये हुआ कि वज्जी संघ और जो मल्ल जो राज्य थे ये भी मगध साम्राज्य का एक हिस्सा बन चुके थे। उसके बाद आपका है कि जो अजातशत्रु है प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था। जो अजातशत्रु है स्टार्टिंग में ये जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आप लोग जानते होंगे कि अजातशत्रु के जो शासनकाल में भी आपका जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो करवाई गई थी, जो कि राजगीर में हुआ था। आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका जो ये अजातशत्रु जो है पहले स्टार्टिंग में जैन धर्म को मानता था और बौद्ध धर्म को उसने बाद में मानना स्टार्ट कर दिया। अब आपका है कि अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। जी हाँ, आपने अभी बताया था मैंने आपको कि जो प्रथम बौद्ध संगति है राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस गुफा में करवाया गया था, तो सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। उसके बाद है आपका सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वी पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। जी हाँ, उदयन जो था वो अजातशत्रु का पुत्र था और उसकी हत्या अजातशत्रु की हत्या किया गया। उसका पुत्र जो उदयन है 460 ईसा पूर्व में कर दिया गया था। ये किसके अनुसार है, तो सिंहल अनुश्रुति के अनुसार है ये। उसके बाद है कि उदयन या उदायीन, मतलब इसी का दोनों नाम है। उदायीन ने क्या किया कि अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट टाइम है जो राजगीर से जो राजधानी है पाटलिपुत्र किसने किया था, तो इसका जवाब उदयन होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका है कि उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक और नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। मतलब जो आपका ये जो वंश था इस वंश का क्या नाम, ये जो आपका जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश का जो आपका जो अगर पूछा जाए तो पहला शासक कौन था, बिंबिसार था। दूसरा सबसे अंतिम शासक कौन था, तो आपका नागदशक था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने जाते हैं। तो एक तरीके से मोटा मोटी था कि अभी तक हर्यक वंश के बारे में। अब है कि नागदशक जो है वो अंतिम शासक था। उसके बाद क्या हुआ कि शिशुनाग जो है वो नागदशक की हत्या करके आपका उसने शिशुनाग वंश स्थापित किया था। तो आइए देखते हैं। अब शिशुनाग ने क्या किया कि हर्यक वंश की स्थापना, जो हर्यक वंश के जगह पर क्या किया, शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसका जो काल था वो था 412 से 344 ईसा पूर्व। मतलब शिशुनाग वंश का जो कार्यकाल था वो 412 से 344 ईसा पूर्व था।
शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था, मतलब शिशुनाग ने जो अपनी इसकी जो वंश था, शिशुनाग वंश था, उसकी राजधानी वैशाली को बनाया था। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके बाद है कि आपका इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में मिला लिया था। मतलब जो शिशुनाग है, इन्होंने भी क्या किया कि मगध साम्राज्य को जो इसका जो विस्तार करने के लिए, मगध साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने मतलब कि बहुत कोशिश किया था। इन्होंने भी वत्स और कौशाम्बी को मगध में मिलाया था। उसके बाद है 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि काकवर्ण की जो उपाधि है किसे कहा गया है, मतलब किसे दिया गया है, काकवर्ण किसे कहा गया है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, ये कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता है। उसके बाद है कि कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। मतलब जो इसके पहले क्या था कि जो वो अभी जैसे शिशुनाग थे वो कहाँ कर दिए थे, उन्होंने वैशाली में इसकी राजधानी किया था। उसके बाद पाटलिपुत्र सबसे पहले राजधानी किसकी थी, तो उदयन की थी। उसके बाद आपका है कि कालाशोक के समय मगध की जो राजधानी है पुनः पाटलिपुत्र हो गई थी। मतलब इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थापित किया था। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। जी हाँ, जो कालाशोक है, इन्होंने बौद्ध जो संगति है द्वितीय का आयोजन वैशाली में किया था। उसके बाद है कि आपका जो कालाशोक है, उसके बाद कालाशोक की मृत्यु हो जाती है तो उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। जो कालाशोक की जो मृत्यु हो गई थी तो कालाशोक के 10 पुत्र थे। कालाशोक के 10 पुत्रों में से उन्होंने ही शासन चलाया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो शिशुनाग वंश था उसका मतलब अंत हो गया। और अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है। तो महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद को एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि दिया जाता है। ये क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है कि जो एकराट की जो उपाधि है वो किसे दिया गया है इतिहास में। तो आपका एकराट का और एक छत्र की जो उपाधि है वो महापद्मनंद को मिलता है। पाली ग्रंथों में जो महापद्मनंद है इसको क्या किया गया, इसको उग्रसेन कहा गया है। किस ग्रंथों में, तो पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को आपका उग्रसेन कहा गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। मतलब किसको, आपका जो महापद्मनंद है पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया। तो ये भी बहुत वीवीआई पॉइंट है, इसको जरूर देखिएगा क्योंकि यही फैक्ट वगैरह जो है इंसान मतलब जो छात्र होते हैं इसको भूल जाते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं कि आपका जो महापद्मनंद है इसने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिली आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब कि इन्होंने भी क्या किया कि जो मगध जो साम्राज्य है इसका विस्तार मतलब इतने राजाओं को हरा करके, इतने राज्यों को जीत करके उन्होंने मगध का विस्तार किया था। अब तक यानी कि 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद काल में हुआ था। मतलब जब से इसका स्टार्टिंग हुआ था उस समय से लेकर के अभी तक मतलब 321 ईसा पूर्व तक जितने भी मतलब वो आपका विस्तार हुआ था मगध साम्राज्य का, उसमें महापद्मनंद ने ही सबसे ज़्यादा विस्तार किया था। व्याकरण के महान विद्वान पणिनि जो आपका जो महापद्मनंद के समकालीन थे, जो संस्कृत व्याकरण है तो इसके संस्कृत व्याकरण के जो महान विद्वान जो व्यक्ति हैं वो महापद्मनंद के समकालीन थे पणिनि। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो जो इसका अंतिम शासक है वो घनानंद था और घनानंद के समय ही जो सिकंदर का आक्रमण हुआ 326 ईसा पूर्व में। उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह आते हैं जो चाणक्य थे, तो उसके बाद ही ये सब आते हैं। उसके बाद है कि नंद वंश जो है आर्थिक और सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। हाँ बिल्कुल यही फैक्ट है कि आपका जो नंद वंश के समय क्या थी, जो मगध का जो सैन्य शक्ति था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। इनका आर्थिक भी स्थिति बहुत अच्छी थी। इस सब के कारण सिकंदर की जो सेना है वो व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद है कि घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान जो ब्राह्मण चाणक्य था उसका अपमान किया था।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। दोस्तों, ये जो आपका जो घनानंद था, जो नंद वंश था, नंद वंश का जो अंतिम जो शासक था वो घनानंद था। और घनानंद ने क्या किया था कि उन्होंने चाणक्य का अपमान किया था, और चाणक्य ने बदला लेने के लिए जो कि हम तुम्हें मगध से हटा देंगे, इन्होंने एक तरीके से प्रण किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इन्होंने घनानंद की हत्या करवा दी, मतलब उसको पराजित करवा दिया। और जो मगध में है, जो मगध में एक तरीके से मौर्य वंश का स्थापना हुआ उसके बाद। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। जो हमारा जो मौर्य वंश है, इसके बाद हम लोग मौर्य वंश को देखेंगे कल। उसके बाद आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो लगभग इतना होने से आपका जो बिहार स्पेशल का जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आपका जो ये तो मतलब इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक का आपको लाइव क्विज भी करवाया जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बीपीएससी फाइटर्स, आप उस ग्रुप में जुड़ करके आप इसका लाइव क्विज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं जुड़ा है तो आप बीपीएससी फाइटर्स को टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, आप वहाँ से जुड़िए और आपको वहाँ पे लाइव क्विज इसका करवाया जाएगा। और आप यकीन कीजिए कि इस टॉपिक से आपके बीपीएससी में, आपके बिहार दरोगा में, आपके बिहार एसएससी में, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको सारे एग्ज़ामों में आपके यहाँ से मतलब पूछे ही जाएंगे, टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसीलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। इसके बाद जो है आपका मौर्य वंश के बाद आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म बताएंगे। इसके बाद है कि आपका जो बिहार जो स्पेशल का जो प्राचीन इतिहास है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका गुप्त काल भी इसमें देखना है। तो इतना करने से आपका जो इतिहास एंशिएंट जो बिहार का इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।